एक स्पेसिफिक ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज है उससे नीचे होती है तो हम कहते हैं डायबिटीज नहीं नॉर्मल है। और वैसे भी हम साउथ ईस्ट एशियन जितने हैं, सर इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी के अलावा हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, अगर आप कम खा लेंगे तो शुगर डाउन हो जाएगी, ज्यादा खा लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। यही कारण है कि जिसकी वजह से सर डेथ रेट भी बढ़ता है। आज मेरा मन कर रहा है तो आज मैं ज्यादा खा लूंगा, आज हमारा खूब सारा पैसा है लेकिन तब भी मैं साइकिल घर पे रखता हूँ, क्योंकि जूस में आप कंटेंट ऑफ फ्रूट बहुत ज्यादा लेते हैं। तो सर जैसे ये रेड मीट, व्हाइट मीट, कई बार हम सुनते रहते हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, रेड मीट थोड़ा सा हार्मफुल या डेंजरस है, कुछ ऐसी चीजें बढ़ा देगा। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि हम जाने अनजाने अपने बच्चों को बचपन से दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ पे हम आज डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव सर के पास डायबिटीज से रिलेटेड काफ़ी सारा हमने आज डिस्कशन किया यहाँ पर। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हमारा एडवांस डायबिटीज केयर सेंटर है। 2 दिन हम टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को केटर करते हैं, बुधवार और शुक्रवार। 1 दिन हम टाइप 1 के मरीजों को केटर करते हैं, वो दिन है मंगलवार। डायबिटीज ओपीडी यूजुअली हम 2 बजे से चालू करते हैं और जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हम चलाते हैं। लगभग हमारे पास 1500 से 2000 के बीच में टाइप 2 डायबिटीज के रजिस्टर्ड पेशेंट हैं। टाइप 1 डायबिटीज का हमने एक बच्चों का एक अलग ग्रुप बना रखा है, जिस ग्रुप पे अगर बच्चे को कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी परेशानी होती है, ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज अगर ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो वो उस ग्रुप पे पोस्ट करता है और हमारे यहाँ से डायबिटीज एजुकेटर या मैं या कोई और डॉक्टर उसका रिस्पॉन्स उसके पर्सनल विंडो पे देता है। हमारे पास डायबिटीज़ के से रिलेटेड जितने भी हाई एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो रेटिनोपैथी देखने के लिए फंडस कैमरा हो, न्यूरोपैथी देखने के लिए आपके पैर की जांच के इक्विपमेंट पोडिया स्कैन होता है, वीपीटी होता है, ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। नर्व कंडक्शन लॉस टीएनसीवी और ईएमजी की फैसिलिटी भी हमारे पास है। इवन लिवर फैट जो नैश हम कहते हैं आज की डेट में बहुत जाता है, MASLD NAFLD कई सारे टर्म्स यूज़ करते हैं, उसके लिए फाइब्रो स्कैन होता है कि हम लिवर फैट कंटेंट को डिटेक्ट करते हैं, उसकी फैसिलिटी भी हमारे पास है। और कार्डियक नॉन इन्वेसिव कार्डियक सेटअप पूरा है, इको भी हमारे यहाँ, TMT भी है, होल्टर भी है, सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जितनी भी हाई एंड मेडिकेशन है, चाहे वो SGLT2 इनहिबिटर्स हों, चाहे वो GLP-1 एनालॉग्स हों, जितनी भी दवाइयाँ हैं जो भी आप यूज़ करते हैं डायबिटीज़ में, किसी भी प्राइवेट सेटअप हाईएस्ट सेंटर में यूज़ करते हैं, वो सारी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, बट वो सब्सिडाइज रेट में अवेलेबल है। तो दोस्तों जिम्स में जैसा कि अभी सर से आप सबको पता चला है, यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी और रीजनेबल प्राइसेस पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। किसी को भी अगर डायबिटीज़ रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ की टीम से संपर्क कर सकता है। साथ ही साथ हम अपने जो वीडियो है उसके नीचे गूगल फॉर्म भी अटैच कर देंगे, ताकि आप जो है डायरेक्टली हमको भी संपर्क कर सकते हैं और हम यहाँ से आपका संपर्क जो है डायरेक्ट डॉक्टर सर के साथ करा देंगे। बदलेंगे सोच, बनेंगे स्वस्थ, जागरूक होगा भारत। थैंक यू सो मच सर आज का ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। इट इज़ अवर प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू हियर। सर डायबिटीज़ की अगर जैसे बात करते हैं तो इन डायबिटीज़ को कैपिटल माना गया है इंडिया का बेसिकली। तो सबसे पहले डायबिटीज़ में हम कहीं ना कहीं कुछ उससे पहले की चीज़ें और कुछ उससे बाद की चीज़ें, वो मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस तक वो बहुत क्लियरली एक पिक्चर जाए, ताकि वो उस चीज़ को प्रॉपर्ली फ्रेम कर पाएँ और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएँ, बेहतर रख पाएँ और बेहतर बन पाएँ। सारा जो डायबिटीज़ से कहीं ना कहीं हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ अपने सोशल हैंडल्स पर, सोशल चैनल्स पर देखते रहते हैं, लेकिन किसी नतीजे पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, और जिसके कारण कहीं ना कहीं एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो रोल आउट होती रहती है, पास ऑन होती रहती है सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू। तो मैं चाहूँगा कि वो सारे मिथ्स, मिसकंसेप्शन को आज हम इस सेशन में लोगों के बीच क्लियर कर सकें। तो सर प्री डायबिटीज़ क्या होता है? ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में मैंने रिसेंटली सुना है, मैं जानना चाहूँगा प्री डायबिटीज़ क्या होता है और वो डायबिटीज़ से कैसे डिफरेंट होता है? देखिए, प्री डायबिटीज एट सच आप ये कहेंगे डायबिटीज एक कंटिन्यूम है। नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज नहीं है और एक पेशेंट को डायबिटीज है, इसके बीच का कंटिन्यूम प्री डायबिटीज है। तो डायबिटीज होने के लिए ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज स्पेसिफिक में चाहिए होती हैं, उसके ऊपर जब ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज होती हैं तो हम कहते हैं डायबिटीज है। एक स्पेसिफिक ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज है उससे नीचे होती है तो हम कहते हैं डायबिटीज नहीं, नॉर्मल है। इसके बीच का जो फेज है जहाँ पे मरीज जो होता है, मरीज नहीं कहना चाहिए, उसको व्यक्ति कहना चाहिए, वो प्रोन होता है कि उसको डायबिटीज हो सकती है। वो ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि अगर वो अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेगा तो डायबिटीज की तरफ बढ़ जाएगा, और अगर वो अपना लाइफस्टाइल सही रखेगा, अपना खान पान सही रखेगा, अपने आप को बेटर मेंटेन करके रखेगा, तो वो नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस की तरफ रहेगा। तो प्री डायबिटीज वो जगह, वो दोराहा है जहाँ से उसको डायबिटीज भी हो सकती है और वो अपने आप को बेहतर भी बना सकता है।
तो सर जैसे प्री डायबिटीज का एक कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति कैसे पता लगा सकता है कि उसको मतलब डायबिटीज के सिम्टम्स हो रहे हैं या हो चुके हैं? देखिए, प्री डायबिटीज वैसे तो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करके ही हम बता पाएंगे, लेकिन कुछ मार्कर्स होते हैं जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्कर कहते हैं। तो सबसे बड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्कर जो है वो ओबेसिटी है। आज की डेट में आप देखेंगे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में वो ओबीज हैं। और वैसे भी हम साउथ ईस्ट एशियन जितने हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह की बीमारियों के। और साउथ ईस्ट एशियन जो हैं, इसीलिए इनका हमारा बीएमआई का कट ऑफ भी कम रखा गया है। जो बीएमआई हम कहते हैं कि कॉकेशियंस में, जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड वाइट्स में जाते हैं तो 25 के ऊपर कहते हैं कि पेशेंट ओबीज है। इंडियंस में, एशियंस में हम उसको 23 कहते हैं। तो अपने आप में कट ऑफ कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनसे डिफरेंट हैं। और वो डिफरेंस यही है कि अब खान पान यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्कर्स में अगर हम चलें तो एक तो ओबेसिटी हो गया, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस के और मार्कर्स होते हैं। आप देखोगे कुछ लोगों के स्किन टैग्स होते हैं, कुछ लोगों की गर्दन में ब्लैक कहा जाता है, जिसको हम एक्यांथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। हाँ, जैसे मतलब स्कार्स वगैरह, ब्लैकनिंग ऑफ बैक ऑफ द स्किन, नेप ऑफ द नेक। आप देखोगे तो ब्लैक नहीं है एक्चुअली, बट वो इकट्ठा होने पे ऐसा लगता है कि शायद ब्लैक है। तो नेक सर्कमफ्रेंस बढ़ जाता है। तो ये चीजें मार्कर्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसको कि हम एक मान के चल सकते हैं कि शायद ये पेशेंट प्रोन हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर ऐसे पेशेंट को कुछ ऐसा है तो वो प्री डायबिटीज होगा ही होगा। वो हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में प्री डायबिटीज हो जाए और डायबिटीज हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ये मार्कर। लेकिन इन मार्कर्स को देखते ही पेशेंट को वार्न हो जाना चाहिए कि हम किसी गलत तरफ बढ़ रहे हैं, हमें उसको बेहतर करना चाहिए। सर, इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनरली कई जगह ये चीज़ सुनने को मिल जाती है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती है। तो क्या ऐसा सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया ही जो है डायबिटीज़ का कैपिटल है? इतना ज़्यादा हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, क्या ये बहुत बड़ा कारण है? अब देखिए, कैपिटल तो इसलिए कहा जाता है जब सब कुछ ज़्यादा होगा तो हम कैपिटल हो जाते हैं। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ज़्यादा है तो हम डायबिटीज़ के कैपिटल हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ के कैपिटल हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होने, एक तो हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसी रिलेशन में हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स भी ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हैं, हमारे बराबरी करने वाला एक ही कंट्री है, चाइना है, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब वो हमारे उनके बीच में कंपटीशन रहता है कि कौन कैपिटल रहेगा, वो रहेंगे, हम रहेंगे। तो अभी जैसे सर आपने टाइप 1 टाइप 2 की जैसे बात की थी, तो इसमें क्या मेजर डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2, ये डायबिटीज़ के जो टाइप्स हैं, या इसके अलावा भी कोई टाइप है जो? देखिए, डायबिटीज़ का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बॉडी में शर्करा, शुगर जिसे हम कहते हैं या ग्लूकोज कहते हैं, उसका लेवल बढ़ा हुआ है, जो कि नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। वो किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। अब टाइप 1 और टाइप 2 का मतलब यह है कि टाइप 1 ऐसा डायबिटीज हुआ जिसमें कि जो सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, बीटा सेल्स जिसे हम कहते हैं, वो खत्म होते जाते हैं। तो मतलब इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। और टाइप 2 डायबिटीज मेनली वो होती है जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब इंसुलिन जो है वो निकल तो रहा है बट वो काम नहीं कर पा रहा है। उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कारण ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण हो सकता है, जो मोटापा है वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि इंसुलिन होने के बावजूद इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो प्राइमरली टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एक टर्म और है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ होती है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा हम सेकेंडरी डायबिटीज़ कह सकते हैं। सेकेंडरी डायबिटीज़ का मतलब हो गया कि हमें किसी और एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से शुगर बढ़ी हुई है बॉडी के अंदर, तो वो हाइपरग्लाइसीमिया बिकॉज ऑफ अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जिसको कि हम सेकेंडरी डायबिटीज कह सकते हैं। तो इस तरह से हम डायबिटीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो सर जैसे किसी भी इंडिविजुअल को रेगुलर बेसिस पे ब्लड शुगर टेस्ट, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि जैसे डायबिटीज़ की वजह से आप ब्लड शुगर टेस्ट कराओ, मतलब रेगुलरली हर इंडिविजुअल को कितने टाइम स्पेन के अंदर जो है ये शुगर टेस्ट कराना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को? देखिए, अब जैसे हम देखते जा रहे हैं धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब तो टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, सबकी एज जो है वो कम होती जा रही है। तो एज सच आज की डेट में जो हमारी सोसाइटीज़ हैं और बाकी जो डायबिटीज़ रिलेटेड वर्क जहाँ भी हो रहा है, वो रिकमेंड करते हैं कि हम डायबिटीज़ या शुगर को, ब्लड ग्लूकोज करने को एक 5th पैरामीटर मान के चलें। तो एट एनी गिवन इंस्टेंस, एनी गिवन अपॉर्चुनिटी हमें शुगर चेक करना चाहिए, ये कहा जाता है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि बाय द वे आप बुखार के लिए भी पेशेंट डॉक्टर के पास गए तो शुगर चेक करना चाहिए। ये नॉर्मली हम 5th पैरामीटर के रूप में चेक करने की बात करते हैं, क्योंकि इंसिडेंस इतनी तेजी से बढ़ रहा है।
वैसे ये पाया गया है कि नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज जब आप 40 क्रॉस कर जाते हैं, 45 के आसपास पहुंच जाते हैं, अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आप प्रोन हो जाते हैं डायबिटीज के लिए। तो वहां से शुगर टेस्टिंग को हम ज्यादा फ्रीक्वेंट कहते हैं। यानी कि जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है सर? कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी फैमिली है वो आपके साथ चलती है, वो जीन्स आपके साथ चलते हैं, तो उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल आता है। तो वहां से फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं टेस्ट करने के लिए। उससे पहले यूजुअली ये कहा जाता है कि एट एनी गिवन अपॉर्चुनिटी यू शुड चेक योर ब्लड शुगर। तो सर आज के टाइम पे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जो है कंज्यूम करता है, मतलब इंडिया की तो बात अगर करें तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा करती है, चाहे वो चाय की बात कर लो, चाहे कॉफ़ी में बात कर लो, चाहे मल्टीपल जैसे आज के टाइम पे केक्स वगैरह खाना, तो उसमें कहीं ना कहीं शुगर का एक होता है। तो क्या डायबिटीज़ सर ये चांसेस हैं कि सबको ही हो, मतलब किसी को कम हो बट उसे पता ना हो, किसी को ज़्यादा हो तो एक अलग वहाँ पे सिनेरियो आ जाता है, बट क्या ये चांसेस हैं कि सभी को डायबिटीज़ हो? देखिए, कुछ चीज़ों में मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, कहीं बहुत सारी रिसर्च यहाँ पे नहीं कहती है, वो भी मैं आपको एक चीज़ अपनी ओपिनियन बता सकता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आप ऐसे चलेंगे, हम इंडियंस वैसे भी मितव्ययी ही हैं, कहना चाहिए ना कि हम खर्च करने की आदत हमारे अंदर नहीं है, तो हम जो भी चीज़ लेते हैं वो हम अपने आप जमा करके रख लेते हैं। पैसा होगा तो उसको भी जमा कर लेंगे। तो इसी तरह से हम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ऐसा होता है कि हम जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे, देखिए पानी के अलावा हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ओके, किसी न किसी फॉर्म। एनर्जी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो जो एनर्जी जा रही है, अगर वो ज़्यादा एनर्जी अंदर जाएगी तो वो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा जी। इंसुलिन का काम क्या होता है, उस जो भी शुगर हमारे अंदर आ रही है उसको हम कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर दें, यूटिलाइज कर लें। वो लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिट करेगी, प्रोटीन फैट के फॉर्म में डिपॉजिट करेगी, तो लिवर में फैट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ज़्यादा इंसुलिन निकालेंगे तो मतलब जब हम ज़्यादा ग्लूकोज खाएंगे, हम ये क्या कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और नॉन डायबिटिक पेशेंट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो दवाई जो खाता है जी, अगर हम उसको ऐसी दवा इंसुलिन दे रहे हैं, सल्फोनाइलूरिया दे रहे हैं जी, तो वो जितना खाता है उतना इंसुलिन नहीं निकलता है। मतलब जो इंसुलिन हम निकाल देते हैं पहले से बाहर, पेशेंट जो फूड कंज्यूम करे उसके हिसाब से कंज्यूम करें। क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये कि इंडियन सबसेट में सल्फोनाइलूरिया सबसे ज़्यादा यूज ड्रग है। जो नई दवाइयाँ आई हैं वो डिफरेंट पाथवेज पे काम करती हैं, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ड्रग सल्फोनाइलूरिया है या इंसुलिन है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये दोनों दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि इंसुलिन पहले से बॉडी में दे देती हैं, और हम जो खाते हैं वो हमको उसके हिसाब से खाना चाहिए। अगर आप कम खा लेंगे तो शुगर डाउन हो जाएगी, ज़्यादा खा लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। नॉन डायबिटिक पेशेंट में क्या है कि वो जितना खाएगा उसके हिसाब से इंसुलिन निकल आएगी। तो अगर मैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करूँगा तो ज़्यादा इंसुलिन निकल जाएगी। वो इंसुलिन ज़्यादा निकल जाएगी तो वो अपना काम भी ज़्यादा करेगी, काम ज़्यादा करेगी तो उसका एनाबॉलिक हार्मोन है, वो डिपोजिशन का काम करेगी, लिवर में जमा करेगी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा करेगी, किसी और फॉर्म में जमा करेगी। जब वो जमा करेगी तो वो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनेगा। ओके, तो एक तरफ तो इंसुलिन निकल ज्यादा रहा है, फिर वो काम भी नहीं कर पा रहा है तो वो और बढ़ता जा रहा है। तो जब इस चीजें बढ़ती आएंगी तो क्या होगा, किसी भी चीज के वर्किंग की कोई कैपेसिटी होती है, एग्जैक्टली सर, ठीक है ना। अब बीटा सेल्स आपके जो नॉर्मली हम एज रिलेटेड डायबिटीज कहते थे कि 80-80 साल में थोड़ी बहुत डायबिटीज हो जाती है, बीटा सेल खत्म हो जाने की वजह से हो जाती है। अब अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो बीटा सेल ज्यादा इंसुलिन निकाल देंगे, तो ज्यादा निकाल देंगे तो उनकी भी लाइफ कम हो जाएगी, जैसे आदमी की लाइफ कम होगी वैसे उनकी भी लाइफ कम हो जाएगी, तो जल्दी डायबिटीज हो जाएगी। तो एक फैक्टर ये हो सकता है कि इंडिया में जल्दी डायबिटीज हो रही है। ओके, सो क्या यही कारण है कि जिसकी वजह से सर डेथ रेट भी बढ़ता है? देखिए, डेथ रेट का डायबिटीज से लेना देना पर से डायरेक्टली हम कहें तो मेरे को नहीं लगता। मेरा मानना यह है कि अगर आपके ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज कंट्रोल्ड है तो कॉम्प्लिकेशन रेट घट जाता है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर डायबिटीज का कोई मरीज है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन 4 साल में होना है, तो अगर वो डायबिटीज कंट्रोल रखेगा तो वो हो सकता है 4 का 8 साल हो जाए, लेकिन अगर अनकंट्रोल होगी तो 4 का 2 साल। तो ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज को कंट्रोल करना। अब जैसे वो ये कहते हैं ना कि मेरे घाव नहीं भर रहा है क्योंकि मेरे को शुगर है। हाँ। अब प्रॉब्लम यह है कि शुगर है इज नॉट अ फैक्टर फॉर नॉन हीलिंग ऑफ वुंड के नॉन हीलिंग का कारण वो नहीं है, वुंड के नॉन हीलिंग का कारण है अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज। अगर वो दवाई लेने के बाद उसकी शुगर वैल्यूज कंट्रोल्ड है तो वो नॉर्मल पर्सन जैसा है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे हील होगा। तो जो डेथ रेट की बात करते हैं, ऑल्दो डायबिटीज को इक्विवेलेंट टू कार्डियक फेलियर कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, तो सिंगल डायबिटीज इक्विवेलेंट टू हार्ट अटैक, ठीक है, आप एक रिस्क फैक्टर लेके चल रहे हो, लेकिन अगर आप उसको अपना लाइफस्टाइल सही रखोगे
तो रिस्क फैक्टर आपको नॉर्मल जिंदगी जीने देगा। और अगर आप अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ दोगे, ब्लड ग्लूकोज अनकंट्रोल रहने दोगे, आज मेरा मन कर रहा है तो आज मैं ज्यादा खा लूंगा, आज मेरे को पार्टी में जाना है, गोली आज नहीं खाता हूँ, आज भूल गया गोली खाना, तो अब ये चीजें रहेंगी तो वो एटम बम हो जाएगा। ठीक है ना, तो जस्ट लाइक दैट। सर डायबिटीज को स्लो पॉइजन, साइलेंट किलर मतलब ऐसा भी बोला जाता है, तो क्या ऐसा पर्टिकुलर कुछ ऐसे ऑर्गन्स को वो टारगेट करता है जिसमें जिसकी वजह से उसे एज अ साइलेंट किलर या फिर स्लो पॉइजन बोला जाता है? मैं कहा ना आपको, अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज वैल्यू अनकंट्रोल्ड है या पर से डायबिटीज से भी कॉम्प्लिकेशन तो होते ही हैं जी, तो वो बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो नर्व्स हो, तो हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। तो जब हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा तो हर ऑर्गन को वो डैमेज करेगा। जब वो डैमेज करेगा तो हम कहते हैं डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आपको किडनी डिजीज हो गई, ओके, तो किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो अब किडनी डिजीज का एक फैक्टर और जुड़ गया, तब तक हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो हार्ट का एक फैक्टर और जुड़ गया, तो किलर तो हो ही गया, एक एक करके चीज जुड़ती रह रही, तो किलर हो गया। साइलेंट का एक कारण कई बार ये होता है कि अवेयरनेस कम होने लगती है क्योंकि न्यूरोपैथी होने लगती है, तो साइलेंट भी कई बार आपको हार्ट अटैक होगा, आपको उतना पता नहीं लगेगा, पेन उतना नहीं होगा, तो इसलिए वो भी हम फैक्टर ले सकते हैं। तो डेफिनेटली डेथ रेट बढ़ता है डायबिटीज होने से, लेकिन अगर आप अपने आप को बेहतर तरीके से मेंटेन करके चलेंगे, खाना सही से खाएंगे, अपने हिसाब से खाएंगे, तो चीज़ें प्रोलॉन्ग हो जाएंगी, शायद आप पूरी नॉर्मल जिंदगी जिए जितनी जिंदगी नॉर्मल आदमी जीते हैं। ओके। तो सर एक ऐसा भी समय था जिस समय पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं थी, उस लेवल पे मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह शायद अवेलेबल नहीं, तो क्या उस टाइम पे भी कुछ ऐसा होता था कि जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाए या चल जाता था कि डायबिटीज़ एग्जैक्टली किसी इंडिविजुअल को है, किसी व्यक्ति को है या नहीं? देखिए, ये जो आप चीज़ कर रहे हैं, ये पुराने ज़माने में एक कंसेप्ट था, लोग कहते थे कि अगर यूरिन करें तो वहाँ चींटियाँ आ जाएं तो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है, लेकिन ये डेफिनेटली हर तरह से ट्रू नहीं है। ओके, बिकॉज आपकी यूरिन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो चींटियां उसके लिए भी अट्रैक्ट हो सकती हैं। दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि अगर आपकी यूरिन में किसी न किसी फॉर्म में चींटियां आ रही हैं तो आपको डायबिटीज है। लेकिन हाँ, ये एक मार्कर माना जाता था। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूँ कि यही टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इसी टेक्नोलॉजी ने आपको डायबिटीज के करीब ला दिया, तो आप क्या कहेंगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। सर कहीं ना कहीं फिर तो अगर ऐसी बात है, जब टेक्नोलॉजी की वजह से अगर हमें पास लाया तो अल्टीमेटली ये तो हमारे लिए अच्छा, चलिए मैं आपको अपने क्वेश्चन को थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। जब हम छोटे थे, शायद आपके टाइम पे भी वही चीजें रही होंगी, तो हम कहाँ खेलते थे? सो ऑफ कोर्स सर, जैसे फील्ड्स वगैरह में, बाहर ग्राउंड में, मिट्टी में मैक्सिमम ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड्स हुआ करते थे। हाँ। नेचुरल एयर थी, सारी चीजें थी जी, ठीक है ना जी, हम वहाँ खेलते थे, सुबह से जाते थे, शाम हो जाती थी, पता नहीं रहता था। आज की डेट में बच्चा कहाँ खेलता है? इंडोर्स, मोबाइल गेम पे। मोबाइल, अगर वो क्रिकेट खेलेगा तो मोबाइल पे खेलेगा, ठीक है, पढ़ाई करेगा तो मोबाइल पे करेगा, मोबाइल पे ही हो रही है। सब चीज करेगा। तो आपने अपने आप को कहाँ सेंटर्ड कर लिया? बैठेगा, खाएगा और मतलब कंप्यूटर देखेगा। बिल्कुल बात सही है, हम खुद ही डिजीज के करीब खुद हम चले डिजीज के आए। खुद करीब जा रहे हैं। हाँ। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम साइकिल से चलते थे। आज मेरे 1 किलोमीटर दूर पे अगर मेरे को सामान लेने जाना है तो मैं तब भी मैं गाड़ी उठा के जाऊंगा वहां तक। साइकिल का तो यूज ही करना भूल गए जी। तो हमने जहां से शुरू किया हम घूम के वहीं आ रहे हैं। हम पहले कहते थे कि आज हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरे पास साइकिल नहीं है, मैं साइकिल से चलता हूँ, पैसा नहीं है पैदल चलता हूँ। आज हमारे पास खूब सारा पैसा है लेकिन तब भी मैं साइकिल घर पे रखता हूँ ट्रेडमिल करने के लिए, चलने के लिए ट्रेडमिल चाहते हैं, साइकिल चाहिए मुझे जस्ट फॉर द सेक। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना वजन कम करना है। अब मेरा वजन इतना ज्यादा हो गया क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। वजन क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि मैं केवल खा रहा हूँ। ऑब्वियसली वही जो मैंने पहले बात कही थी, हम मित्र यही है, हमने सब इकट्ठा तो कर लिया, एक्सपेंडिचर हम कहाँ कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। एग्जैक्टली सर, हम एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, हम चल नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल बैठे। और लोग क्या कहते हैं, मैं तो घर में बहुत काम करता हूँ, मैंने ये काम कर दिया। यूजली फीमेल्स जो होते हैं उनका होता है मैं घर का तो मैं सारा काम करती हूँ। अगर घर के काम में एनर्जी कंजम्पशन आप देखेंगे दैट इज लीस्ट, राइट। और जहां पे ज्यादा था वो हमने बंद कर दिया। करेक्ट। तो फिर हम ऑब्वियसली बात है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, गाड़ियां हैं, बाइक है, चलेंगे तो बाइक से चलेंगे या कार से चलेंगे। हर घर में 4-4 गाड़ियां हैं, हर बच्चा भी निकलेगा तो गाड़ी से निकलेगा, तो फिर कहाँ रह गया? खेलने के लिए बच्चे कितने जाते हैं? ग्राउंड्स कम हो गए, राइट सर। तो डायबिटीज तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत बुरा हो गया है, दैट इज द मेजर फैक्टर। खाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, निकालने के लिए कुछ नहीं।
राइट, दैट इज द थिंग। हम पिज्जा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, इट इज हाई कैलोरी इनटेक। एग्जैक्टली, इंडिया में शुगर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जस्ट आप फॉरेन में जाएंगे तो हर लेबल के ऊपर लिखा होता है इसमें इतना शुगर, इससे ज्यादा शुगर आप बेचोगे तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। इंडिया में शुगर ज्यादा ही होगा। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा बच्चों के जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें भी शुगर लेवल ज्यादा है। हम जो बच्चे को नॉर्मली होता था तो उसमें हम क्या करते थे कि देते रहते थे, शुगर देते थे, क्या कहते थे, फ्रूट्स खिलाते थे, ठीक है ना, दाल का पानी पिलाते थे जी, ठीक है ना। ये पहले अब इसमें एनर्जी कंटेंट कितना है, और आज की डेट में हम देते हैं हाई एनर्जी कंटेंट, बच्चे की ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ, राइट सर, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ये मुझे लगता है शायद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमें डिजीज के करीब ले जाने के। तो सर इस चीज़ पे आपका क्या कहना है कि जैसे हम प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस कंज्यूम करते हैं, लोग आज के टाइम पे डायबिटीज़ बिस्किट्स के नाम से चीज़ें सेल आउट हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों से क्या डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, कि या फिर ये सिर्फ एक कहीं ना कहीं मार्केटिंग एजेंडाज हैं या प्रमोशंस के एजेंडाज हैं? देखिए, मैंने जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा बैक जाओ, जो मैंने बोला कि हम किसी भी फॉर्म में कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं अदर देन वाटर, इट हैज़ कैलोरीज। तो जो कैलोरी जितनी होगी, जितनी ज़्यादा कैलोरी जिस चीज़ में होगी वो उतना हमारे लिए नुकसानदायक है। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट जो हम खा रहे हैं वो कितना ग्लूकोज रिलीज करता है और उसमें कितना ग्लूकोज कंटेंट है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम चलें तो ये चीज़ डिसाइड करती है कि वो हमारे लिए कितना खराब होगा, कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको हम ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या कहते हैं। तो ये कई बार आपको किसी भी प्रोडक्ट के उसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द ग्लाइसेमिक लोड एंड व्हाट इज़ द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल फैड हैं, क्योंकि ये चीज़ इस तरह से बनाई जाती है कि उसका कैलोरी कंटेंट बहुत कम होता है। तो जब कैलोरी कंटेंट कम होगा तो एनर्जी उतनी कम रहेगी, उतना ही ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज के राइज कम मिलेगा। ओके, जो मिलेट्स की बात करते हैं वो भी इसी तरह से है कि मिलेट्स में जो राइज ऑफ शुगर है दैट इज स्लो कार्ब है, स्लो कार्बोहाइड्रेट, द रिलीज ऑफ ग्लूकोज इज लो, सो उतना इंसुलिन उसको टेक ओवर कर लेता है, तो ग्लूकोज लेवल आपके डाउन है। तो ये चीज़ टोटली फैट नहीं है, लेकिन हर चीज़ सही भी नहीं है। और अगेन मैं चीज़ कहूँगा हमेशा कि जूसेस आर ऑलवेज डेंजरस देन अ फ्रूट। ओके, क्योंकि जूस में आप कंटेंट ऑफ फ्रूट बहुत ज़्यादा लेते हो। अगर आपसे मैं कहूँगा आप मौसमी का जूस पीजिए जाके, तो आप क्या करोगे, वो 4 या 5 मौसमी करेगा। आपसे कहूँ मौसमी खा लीजिए, तो क्या आप एक से ज़्यादा नहीं खा पाओगे, इट विल गिव रफेज ऑल्सो। ठीक है ना, तो फाइबर भी जाएगा, आप खाओगे भी कम, ग्लूकोज लेवल्स भी कम राइज करेगा। लेकिन अगर आपने उसका जूस पी लिया तो आप 4-5 पी लोगे, एनर्जी कंटेंट ज्यादा हो गया, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा हो गया, सब चीज ज्यादा हो गई। जब सब चीज ज्यादा होगी तो वो ज्यादा नुकसान करेगा। तो ड्रिंक्स और जूसेस आर, आई थिंक दैट डायबिटिक पर्सन शुड ऑलवेज अवॉइड जूसेस नहीं लेना चाहिए, उसके बदले वो फ्रेश फ्रूट खा लेगा तो ज्यादा बेहतर है। ओके सर, अल्कोहल, बियर, इनके कंजम्पशंस का भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है डायबिटीज पे? अल्कोहल के साथ यूजली ये कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा पी लोगे तो कई बार आपका, क्योंकि साथ में कंटेंट ऑफ फूड कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, शुगर डाउन होता है। ओके, तो सर जैसे ये रेड मीट, वाइट मीट, कई बार हम सुनते रहते हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, या रेड मीट थोड़ा सा हार्मफुल या डेंजरस है, कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ा देगा, तो ये क्या सही है सर कि इससे भी डायबिटीज का कोई वो रहता है? देखिए, रेड मीट वाइट मीट से डायबिटीज का पर से ज़्यादा लिंक नहीं है। प्रोटीन कंटेंट आप ज़्यादा लोगे तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, वो सारी चीज़ें हैं। यूजली रेड मीट में यूरिक एसिड कंटेंट बढ़ता है, वो चीज़ें आती हैं। लेकिन यह है कि किसी भी फॉर्म में हायर एनर्जी कंजम्पशन विल ऑलवेज बी डेंजरस। आप कितना खा रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या खा रहे हो उससे कितना खा रहे हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितनी कम क्वांटिटी उतना ही आप कंट्रोल, डिपेंड यही करता ना कि आप यहाँ से आपने लिया, यहाँ से आपने उसको यूज किया, अगर ये बैलेंस है तो पलड़ा ऐसे, अगर ये बैलेंस गड़बड़ हो गया, इधर ज्यादा हो गया, ये नीचे हो गया, तो फिर वो नुकसानदायक। ओके, तो जो हम डाइट प्रिस्क्राइब भी करते हैं पेशेंट को, मेरा मानना है कि एवरी डायबिटिक प्रिस्क्रिप्शन शुड कंटेन द फर्स्ट 2 थिंग्स शुड बी इतने कैलोरी की डाइट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स वेट एंड हाइट, देन एक्सरसाइज, दैट इज वॉक, एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक, एंड देन कम्स द ड्रग्स इटसेल्फ, दवाइयाँ, इंसुलिन जो भी है वो तीसरे नंबर पे आता है। पहले 2 पिलर्स ऑफ ट्रीटमेंट इज ओनली डाइट एंड एक्सरसाइज, दैट इज लाइफ स्टाइल।
तो जब वो सही नहीं होगा तो आप दवाइयाँ कितनी भी बढ़ाते जाएं वो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी। दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी, इधर खाना ज़्यादा होता जाएगा, दवाइयाँ बढ़ेंगी, खाना बढ़ेगा। जब दोनों चीज़ें बढ़ती जाएंगी वो थोड़ी देर बाद चूहे बिल्ली की दौड़ हो जाएगी। आप सर्कल में घूम रहे हो, पता नहीं कौन आगे है, चूहा आगे है, बिल्ली आगे है, बट वो दौड़ रहे हैं। राइट। तो सर आजकल इंडिविजुअल्स की जैसे बात करें तो नॉर्मली लेट नाइट तक जगना, एक स्लीप का एक बहुत बड़ा इशू, एंजाइटी उसकी वजह से होना, स्ट्रेस होना, तो क्या इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डायबिटीज़ पे पड़ता है, या इस वजह से डायबिटीज़ हो भी सकती है किसी को? देखिए ऐसा है कि स्ट्रेस तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी न किसी फॉर्म में। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा आपके ग्लूकोनियोजेनिक हार्मोन्स जो होते हैं, जो ग्लूकोज बढ़ाते हैं बॉडी को, बढ़ेंगे, तो वो किसी न किसी फॉर्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाएंगे। तो स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड चीज, हम सूर्य के साथ जीने वाले इंसान है, इसको हम क्रोनो मेडिसिन, आज की डेट में एक नई विधा आ गई है जिसको हम कहते हैं क्रोनो मेडिसिन। तो यूजुअली हम ये कहते हैं कि हमारी सेंट्रल क्लॉक होती है जो ब्रेन में होती है, सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस के पास। बाकी जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी अपनी क्लॉक होती है जो कि उस क्लॉक से, सेंट्रल क्लॉक से गवर्न होती हैं। और सेंट्रल क्लॉक के बंद होने के बाद जो है वो पेरिफेरल क्लॉक धीरे धीरे अपने आप में बंद हो जाती हैं। तो आप जिस समय पेरिफेरल क्लॉक काम नहीं कर रही है उस समय अगर आप कोई भी फूड लेंगे तो वो जो है अलग तरह से क्लॉक को सेट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। तो आज की डेट में हमारी जिंदगी क्या हो गई, हम रात में जगने लगे, निशाचर की तरफ हम बढ़ने लगे, ठीक है ना। तो ये टर्म सबसे बेस्ट रहा सर, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा ना कि आप सन से दूर हो रहे हो, हम आर्टिफिशियल लाइट में जी रहे हैं। धूप में होने के बावजूद भी, मेरे कमरे में तो काफी लाइट आती है, बाकी कमरों में आप जाइए तो कमरों में आर्टिफिशियल लाइट ही होती है। दिन में हम बैठते हैं तब भी आर्टिफिशियल लाइट होती है। तो हम आर्टिफिशियल लाइट के वो हो गए। रात में आदमी सोएगा तो उससे पहले उसको मोबाइल देखना जरूरी है। अगेन ब्लू लाइट विल डिस्टर्ब योर स्लीप एंड मैक्सिमम हीलिंग अकर्स ड्यूरिंग स्लीप। आपकी बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म स्लीप। स्लीप कम होगी, आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। तो स्लीप इज इंपॉर्टेंट। वाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट, योर बॉडी रिपेयर वर्क अकर्स इन स्लीप। आपने अपनी क्लॉक गड़बड़ कर ली, आपने रात में जब आप जगोगे, खाओगे, मंचिंग भी करोगे, एक्स्ट्रा खाओगे। राइट सर, ये होता है, यूजुअली होता है। चाय पियोगे, बिस्किट खा लोगे, दालमोट खा लोगे, तो कुछ ना कुछ खाते रहोगे। तो जब खाते रहोगे तो वो आप एक तो एनर्जी आप लगातार जिस समय कंजम्पशन नहीं करना है वहां कर रहे हैं। जब आप कंजम्पशन उस समय करोगे जिस समय आपकी बॉडी जो है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको 50 प्रॉब्लम हो जाएंगी। आपको अगर मेरे को गैस्ट्राइटिस हो रही है, पेट फूल रहा है, जो है आप ओमिप्रोजोल खा लेते हैं, आप रविप्रोजोल खा लेते हैं, ये चलता रहेगा, तो योर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग प्रॉपर्ली। तो वो आपको ज्यादा हार्म करेगी एज कम्पेयर टू जिस समय आपको वो खाना चाहिए उस समय आपको। ये थोड़ा सा सर आउट ऑफ सिनेरियो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे यूजुअली हम घरों में जाते हैं एज अ मेहमान बन के, या कहीं अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, कहीं पे भी मीटिंग हो रही है, तो लोग यूजुअली ऑफर कर देते हैं भाई चाय पी लो, शुगर की बात कर लेते कितनी है। इसकी जगह अगर हम ऐसा कहने लगे कि भाई डायबिटीज़ पी लो, तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को वो चीज़ आप मैंने डिसिप्लिन में लाने की वर्ड्स का तो खेल है कि मतलब हम किसी चीज को कैसे लेते हैं। लेकिन भैया ये कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी फॉर्म में अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को से दूर हो रहे हैं। अब मतलब ठीक है, लोग हो सकता है कहें कि मैं पुराने जमाने की बातें कर रहा हूँ, बट फैक्ट ये है कि जो हम पहले जिस तरह का डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते थे वो लाइफ आज की डेट में हम नहीं जीते हैं। अगर आप देखें तो पहले आदमी भले ही खेत पे काम करता हो, सुबह उठता था, खाना खाता था, दोपहर में जो है खाना खाता था, दिन भर काम करता था, शाम को आता था, 7 बजे खाना बंद करके खा पी के सो जाता था, सुबह 4 बजे उठ जाता था, 5 बजे उठ जाता था, और लंबे समय तक जीते भी थे। और लंबे समय तक जीते थे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में चल रही थी। वो जितना खा रहे थे उतना वो एक्सपेंडिचर दे रहे थे उसका, और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे, नॉर्मल डाइट लेते थे और आराम की जिंदगी जीते थे। हमको कोविड ने हमें क्या सिखाया? उसने भी हमें यही सिखाया कि जो हमारे कल्चर की प्रैक्टिसेस थी दे आर मच बेटर। एग्जैक्टली। पहले विदेशों में लोग गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, हम नमस्कार करते थे। बाद में यही समझाया गया कोविड ने कि हाँ नमस्कार करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारा कल्चर कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ा है, हम उसको जानते नहीं। उसके घर में लोग जाते थे तो चप्पलें बाहर उतार के जाते थे, पैर धो के घर के अंदर घुसते थे। राइट। हमने कोविड टाइम में भी यही कहा
जी। कि बाहर से कोई सामान है तो बाहर रख दो, चप्पल बाहर उतार दो, तब घर में आओ, घर में आके तुरंत नहा लो। तब लोग नेगेटिविटी से कनेक्ट करते थे उन चीज़ों को कि नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं अगर ऐसे होता है। वो देखो आपके साथ समझाने का तरीका है, हाँ, इनका ना शायद इट कहीं इज ना कहीं। ऑलवेज दैट कि हमने इंडियन कल्चर में जो चीजें मुझे लगती हैं वो ये हैं कि हमने हर चीज को कहीं ना कहीं भगवान से, धर्म से, इन चीजों से जोड़ दिया है। हम्म, तो वी आर गॉड नॉट, जो एक पिक्चर भी है उसमें भी था, वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फियरिंग पीपल। तो हमें डर लगता है भगवान से तो हम वो काम करते हैं, हम्म, तो उसको भगवान से जोड़ दिया कहीं ना कहीं, राइट सर। तो हम वो काम नहीं करते हैं। तो ये वाली चीज है। तो जब हम गॉड फियरिंग है, गॉड लविंग बन जाए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हम गॉड फियरिंग पीपल हैं, तो इंडियन कल्चर में सारी चीजें जोड़ी गई हैं इस तरह से कि हम उन चीजों को करें। आज की डेट में डायबिटीज में क्या आ रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आ रहा है, हाँ, ठीक है ना, 12 घंटे टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग आ रही है। ये क्या है, यही तो वही कल्चर है जो हम अडॉप्ट करते हैं। पहले हम भी तो fasting- कहते थे कि हफ्ते में एक बार आपको बॉडी खाना नहीं खाना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए। जी जी। तब हम क्या करते हैं, हम धर्म से जोड़ देते थे कि आज सोमवार का व्रत है, आज मंगलवार का व्रत है। इट इज द सेम थिंग। राइट। हम कहते थे शाम को 7 बजे तक खाना खा लो, बॉडी टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, इट इज अगेन। हम वेस्टर्न वर्ल्ड हमें वही चीजें नाम के साथ दे रहा है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को बड़ा कल्चर वाला मानते हैं, राइट। और अपने कल्चर से हम दूर होते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी कहा गया है कि कई ऐसे ब्लू जोन एरियाज हैं जहाँ पर आज भी लोगों की जो लाइफ है वो मोर देन 100 ईयर्स है, और वो आज के टाइम पे वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट में हमारे हिंदुस्तान में वो चीज़ें फॉलो की जाती थी। तो मैंने एक किताब अभी रिसेंटली पढ़ी थी, इकिगाई। वहाँ मैंने उसमें एक ओकिनावा करके जापान में है एक जगह, तो वहाँ की जो एवरेज है, एवरेज लिविंग एज है वो मोर देन 100, क्योंकि उन लोगों का खाना पीना, डेली एक्सरसाइज रूटीन, सारी चीज़ें इतने अच्छे से प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड है कि जिसकी वजह से वो लोग आज भी जो है 100 से ज़्यादा जी रहे हैं। हम कहते हैं हमारा खाना, खान पान और हमारा किचन हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन है, राइट। लेकिन हम उससे दूर हो गए। किचन का तो यूज ही नहीं होता आज की डेट में, ज्यादातर तो खाना बाहर से आता बाहर से जोमेटो हो रहा है, स्विगी हो रहा है। है। तो हमारी किचन और हमारा लाइफ स्टाइल, ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर हम इसको सही से रखें तो शायद हम मैक्सिमम बीमारियों से दूर रहेंगे। और हम इन सब चीजों से दूर हो गए हैं, उतना ही हम बीमारी के करीब जा रहे हैं। Right, sir. मैं तो डबल बेल्ट इज वर्स्ट थिंग। आप देखोगे ना, एक बेल्ट हम नीचे मानते हैं, एक ऊपर एडिशनल बेल्ट आ जाती है। तो जब तक ये डबल बेल्ट रहेगी, आप कहोगे फैटी लिवर हो गया, नैश हो गया, ये हो गया, ये है। अब ये खत्म कर लीजिए, फैट खत्म हो जाएगा, लिवर फैट भी खत्म हो जाएगा, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अभी हम क्या करते हैं, हम दवाई खाते हैं उसके लिए, 40 रुपए की, 50 रुपए की, 300 रुपए की दवाई हम खाएंगे वेट रिडक्शन के लिए, लेकिन अपना लाइफ स्टाइल नहीं सही करेंगे। तो सर क्या ऐसा है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है? क्योंकि अभी रिसेंट में कहीं पे मैंने एक आर्टिकल से रिलेटेड कहीं में पढ़ रहा था मैं, तो ऐसी कुछ रिसर्च चल रही है कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है ह्यूमन स्टूल में, जिसे एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्ट करके हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो चांसेस हैं क्या जेनेटिक्स इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, आगे इवोल्यूट हो सकता है उसमें? देखिए, डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज रेमिशन, ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि हैं, चल रहे हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है। कितना सक्सेस होंगे, कितनी चीजें आएंगी पता नहीं। जो बात आप कर रहे हैं, गट माइक्रोबायोटा जिसे हम कहते हैं, जो इंटेस्टाइन की गट होती है उसमें कुछ माइक्रोबायोम्स होते हैं जो कि आपका पेशेंट फ्रेंडली माइक्रोबायोम्स होते हैं। ओके। और हर पेशेंट में, हर डिजीज में, कोई भी बीमारी आपको हो, कहते हैं वो गट माइक्रोबायोम कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कार्डियोस्टाइटिस हो, चाहे वो थायराइड, कोई भी बीमारी हो, गट माइक्रोबायोम वहाँ का अलग होता है। ओके। तो ये कहा जाता है कि अगर हम जो है उस माइक्रोबायोटा को नॉर्मल हेल्दी माइक्रोबायोटा से रिप्लेस कर दें तो शायद हम बीमारी से बाहर आए। ओके। तो दैट इज द थिंग, जो कंसेप्ट है इसके पीछे। काम तो बहुत सारे चल रहे हैं, जिसमें कि हम ये भी सोच रहे हैं कि अल्फा सेल्स को बीटा सेल्स में कन्वर्ट कर लें, ट्रांस डिफरेंशिएशन हो जाए, ठीक है ना, किसी दूसरी सेल लाइन को हम बीटा सेल में कन्वर्ट कर लें। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं बीटा सेल को कैसे बचाएं। राइट। ये बात सही है। ठीक है ना, वी आर वर्किंग ऑन ऑल द थिंग्स बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इट। राइट राइट सर। तो सर कुछ ऐसे क्विक क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को ये चीज़ बताएं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत लाभदारी रहेगा, कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि अपनी जो डेली मर्तबा की ज़िंदगी है वहाँ पे अगर वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपनी हेल्थ को और बेहतर रख पाएंगे। तो सर कुछ ऐसे बेस्ट फूड हैं जो डायबिटीज़ को कहीं ना कहीं
कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर किसी भी पेशेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उन ऐसे स्पेसिफिक फूड मटेरियल्स को कंज्यूम करना चाहिए जिनकी वजह से उनकी देखिए, डायबिटीज मैंने आपको इससे पहले भी वही चीज बताई थी कि हर जो भी हम फूड लेते हैं उसका एक ग्लूकोज लोड होता है और उसके ग्लूकोज बढ़ाने की क्षमता होती है, एक साथ कितना रिलीज करेगा और कितना ज्यादा रिलीज करेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो नुकसानदायक है, जिसका कम होगा वो कम नुकसानदायक है। अब आप डिफरेंट बात करेंगे, ब्राउन राइस है, वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, ठीक है ना, प्रोसेस आटा है, आटा चक्की तो हम भूल गए हैं, गेहूं से कभी आटा खाते नहीं है। तो जो भी चीज ऐसी होगी जो कि कंटेंट को, ग्लाइसेमिक लोड को जो कम करेगी, ग्लाइसेमिक लोड कम होगा वो आपको फायदा करेगी, जिसका कंटेंट ज्यादा होगा वो कम करेगी। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, फिर आप कहोगे कि मैं डेफिनेटली वो देखिए, हम कहाँ से शुरू हुए? हम खाना बदोश हुआ करते थे, जंगलों में घूमते थे, करते थे, क्या खाने को मिलता था? आइदर प्योर प्रोटीन, जो भी जानवर मारा, रॉ किया, खा लिया, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर हम सिविलाइज्ड हो गए, तो हमें वीट उगाना शुरू कर दिया। जो कंटेंट फ्रूट के कैलोरीज का है, वीट की, या जो भी हम अनाज खा रहे हैं जिसको हम अनाज कहते हैं, उसका कंटेंट वो बहुत डिफरेंट है। ये बहुत ज्यादा है, वो बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है, जो ज्यादा कंटेंट ले रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं बीमारी के नजदीक जा रहे हैं। पहले हम कम कंटेंट वही लेते थे तो हम बीमारी से दूर थे, अब हम बीमारी के पास जा रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा सिविलाइज हो गए, ज्यादा बेहतर हो गए, तो हम बीमारी के करीब जा रहे हैं। और स्ट्रेस की एक आपने पॉइंट कहा था, वो मैं एक पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता हूँ, ऑल्दो शायद लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे। मेरा मानना यह है कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि हम जाने अनजाने अपने बच्चों को बचपन से दे रहे हैं। आज की डेट में नर्सरी में भी बच्चा होता है, उसकी पीटीएम होती है तो माँ बाप ऐसे पूछते हैं जैसे वो पता नहीं काहे का एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ सर। और हम बच्चे को ये फोर्स करते रहते हैं कि बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग देम फॉर फेलियर्स, वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर जस्ट टू बी ऑन टॉप, एंड इफ दे फेल दे डोंट नो हाउ टू कोप अप विद दैट। दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेस इन द लाइफ। राइट सर। तो हमें बच्चे को ये सिखाना भी आना चाहिए कि अगर उसकी 10वीं रैंक आई है तो क्लास में तो 40 बच्चे थे, 30 से तो ऊपर है वो। व्हाई आई एम कमिंग टू द टॉप? एक तो पहला नंबर तो एक का ही आएगा, लेकिन वो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो स्ट्रेस तो हम बच्चे को बचपन से दे रहे हैं यार, तो उस बचपन से बाहर आना पड़ेगा, बच्चे को बचपन जीने देना चाहिए। राइट सर। लेट हिम लिव हिज चाइल्डहुड एज चाइल्डहुड, नॉट एज एडल्ट। इतना प्रेशर हो जाता है, फिर वो एक बैग आता है, फिर वो कई सारी किताबें आती हैं, लोड तो वो अपने कंधे पे ही पहले से लेके घूम रहा है, और वहां पहुंचने के बाद इतनी सारी सिनेरियोज, डेली होमवर्क का क्रॉस चेक किया क्यों नहीं, किस लिए नहीं किया, टीचर डांटेगी, बहुत सी चीजें हैं सर। अरे आप उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उसको उसी भाई पहले हमारा गुरुकुल का कल्चर क्या था, हम उनको वो सारी चीजें सिखाते थे और उन्हीं एक खेलकूद करते हुए सिखाते थे। और वो सब सीख जाते थे, ऐसा नहीं था। आज की डेट में हम उस कल्चर से बाहर चले गए। अब हम सब चीज पढ़ाने की, घोटने की कोशिश करते हैं, सब पढ़ा दें, किताब में सब लिखा है, सब चीजें। आपको उसको सिखाने के तरीके बदलने चाहिए मेरे हिसाब से, और हर बच्चे की ब्रेन कैपेसिटी, और हर बच्चे की कैपेसिटी, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। यस सर। आई कैन नॉट कंपेयर दिस विद दिस। राइट। तो हर बच्चे में कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होता है जो कि उसका यूनिक होता है, हमें उसको डेवलप करना चाहिए, उसके पीछे इसके लिए नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे पास ये क्यों नहीं। अब वही है कि एक रेस हुई जिसमें हाथी, मछली, बंदर तीनों लोग दौड़े और उसका नेट रिजल्ट था पेड़ पे चढ़ना है, तो बंदर जीत गया। उसका मतलब बाकी लोग ऐसा थोड़ी था कि दे आर यूजलेस, दे हैव सम कैपेबिलिटी। अगर ये पानी में होता तो शायद मछली जीत जाती, जमीन पे होता तो हाथी जीत जाता। तो इट इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। तो वी हैव टू नर्चर देम इन देयर कल्चर, देयर एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रेस तो देना ही नहीं चाहिए। बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, अपने आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अपने आप समझ जाता है। तो मेरा मानना यह है, मतलब या आप ये कह लो कि मेरे अपनी ओपिनियन ये है कि पेरेंट्स को बच्चों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। लेट देम लिव, लेट देम हैव देयर ओन लाइफ, और जहां जरूरत है उतना आप उसको, ये नहीं कहता कि आप इसको ऐसा खुला छोड़ दो कि वो फेल हो जाए। गिव हिम एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग, बट डोंट प्रेशराइज हिम सो मच दैट ही
ऑलवेज समथिंग इन हिज हेड। राइट सर, अब जैसे डेली की जो हमारी मतलब आमतौर पे ज़िंदगी है, बड़ी भागती हुई ज़िंदगी है, लोग कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस बहुत जल्दी निकाल लेते हैं और होता ही है यूजुअली, क्योंकि काम का प्रेशर, फिर बॉस का प्रेशर, फिर सीनियर्स का प्रेशर, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की भी अगर बात करें तो लोगों को उतना समय नहीं मिल पाता कि वो कहते हैं ना कि अरे यार मुझे कोई एक्सरसाइज बता दो, मैं ऐसा कर लूँगा, इस तरह से मैं कंट्रोल कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं जो डायबिटीज़ के या पेशेंट है या जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी हैं, अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, तो वो नॉर्मली अपनी ऐसी भागती हुई ज़िंदगी के साथ किस तरह की एक्सरसाइजेस डेली परफॉर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने वाइटल्स को नॉर्मल रख सकें? यहाँ पे फिर मैं डिफर करूंगा। बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि बिफोर लविंग एवरीवन, लव योरसेल्फ। ओके। अगर आप ही नहीं हो तो बाकी चीजें कैसे आएंगी? आप परिवार के लिए मेहनत कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो, बॉस के लिए कर रहे हो, सबके अपने लिए क्या कर रहे हो? व्हाट आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। आपसे आधा घंटा निकालने के लिए आपके आधा घंटा अपने लिए निकाल पा रहे हो, और आप कहते हो कि मेरे को ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि मैं बैठे बैठे कर लूं। हाँ, ये सब बहुत ज्यादा आज के टाइम पे मतलब सुनने को भी और देखने को भी मिलता है। तो मैंने कहा एवरीवन शुड स्टार्ट लविंग हिम और हरसेल्फ। ओके। आप अपने आप से प्यार करोगे तो आपको अपने आप समय निकल आएगा यार उतना। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा निकालना कोई बहुत बड़ा काम। आप आधा घंटा निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड हम लेम एक्सक्यूजेस देना बंद करें। और चलिए मैं मान लेता हूं कि आपके पास लेम एक्सक्यूज नहीं है, मैं एक जगह रहता हूं, मैं यहां तक आता हूं, गाड़ी से क्यों आता हूं? आई शुड यूज साइकिल। राइट सर। आपको सामान लेने जाना है, व्हाई यू आर गोइंग विद योर कार? पैदल चल के जाइए, लेके आइए। आपको जो डेली रूटीन है उस रूटीन में आप शामिल। आप चौथी मंजिल पर रहते हैं, मेरा घर भी 4th फ्लोर पे है, 99% लिफ्ट यूज करता हूँ। क्यों मैं लिफ्ट यूज करता हूँ? क्यों मैं सीढ़ी उतर के और सीढ़ी चढ़ के क्यों नहीं जाता? अगर मैं दिन में 2 सुबह आना और शाम को जाना 2 ही बार करूंगा तब भी सीढ़ी चढ़ूंगा मैं। तो हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि हम कैसे उसको, और फिर खाना तो हमारे हाथ में है जी। हम उतना ही खाएं जितना हम उसको यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा खा के डिपॉजिट करने का क्या मतलब? तो सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे शुगर की क्रेविंग्स लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। कई बार आप जैसे अभी हम जब बात कर रहे थे स्लीप वाली बात पे, तो आपने बताया था कि रात में भी जब ऐसा इतनी देर तक जाएंगे तो कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते, तो कई बार शुगर की इस तरह की क्रेविंग्स होती हैं। तो कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट है जो हम उस चीज़ को कहते हैं कि ओवरकम कर सकें? जैसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, हमने वो चीज़ खा ली तो एटलीस्ट वो क्रेविंग जो है नॉर्मलाइज हो गई। देखिए सब्स्टिट्यूट तो किसी का कुछ नहीं होता। यही है कि सैलड्स आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लो कैलोरी कंटेंट वाले जो चीज़ें हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को यूज़ करना है तो लो कैलोरी कंटेंट आप यूज़ कीजिए, डोंट टेक हाई कैलोरी कंटेंट। तो सलाद उसमें सबसे ज़्यादा आता है, देन यूज सैलड्स। इंसुलिन को सर लेके कई सारे मिथ्स हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे इंसुलिन अगर स्टार्ट हुआ तो लाइफ लॉन्ग चलेगा या सडन डेथ हो जाएगी, तो ये क्या सच है कुछ इस तरह की चीज़ें? देखिए इंसुलिन से मिथ जो है वो इंसुलिन के मिथ ही हैं। इंसुलिन में कोई ऐसी खराब चीज़ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि इंसुलिन खराब है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जहाँ इंसुलिन नहीं है वहाँ इंसुलिन ही इज द ओनली ऑप्शन। वहाँ पे इंसुलिन के अलावा जो एक दिमाग में लोगों के रहता है कि हम यहाँ पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे के काम कर सकते हैं, गोली देते हैं, ये करते हैं, वो गलत है। क्योंकि वो शुगर कभी कंट्रोल नहीं करेगा और आप बच्चे को उसकी एंड ऑफ लाइफ की तरफ ले जा रहे हो। इसका मतलब ये है इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग हिज ब्लड ग्लूकोज। तो टाइप 1 डायबिटीज अगर आपको डायग्नोज है तो इंसुलिन इज द ओनली ऑप्शन। डोंट गो फॉर एनी मिथ, डोंट गो टू एनीवन हु सेज दैट ही कैन कंट्रोल योर शुगर विद ड्रग्स। ओके। इंसुलिन अकेला उपाय है और इंसुलिन ही लेना है, और वो इंसुलिन सही से लेगा तो वो पूरी नॉर्मल जिंदगी जिएगा, और नहीं लेगा तो उसकी जिंदगी बहुत थोड़े समय की रह जाएगी। ओके। तो ये तो इंसुलिन का पहला पार्ट हो गया। कुछ ऐसा समय होता है जहाँ पे इंसुलिन इज रिक्वायर्ड, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यूजुअली भी प्रेफर कि अगर है तो दवाइयाँ नहीं देते हैं। एक मेटफॉर्मिन के अलावा कोई दवाई, मेटफॉर्मिन भी अप्रूव्ड नहीं है प्रेगनेंसी में, यही होना चाहिए। या पेशेंट क्रिटिकली इल है, आईसीयू में एडमिट है, वहाँ इंसुलिन नहीं देना है। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी डायबिटीज है जो कि गोलियों से कंट्रोल होती है, वहाँ पे गोलियां आप लीजिए। इंसुलिन इज नॉट द ऑलवेज द लास्ट रिसोर्ट। वहाँ पे भी अगर आप सिक हो जाओगे इंसुलिन लगेगी, इंसुलिन पे आप वापस आ जाएंगे।
कुछ ऐसी स्टेज आ सकती है आपके किडनी, आपने शुगर कंट्रोल नहीं की, गुर्दे खराब हो गए, किडनी खराब हो गई, अगेन इंसुलिन इज द ओनली ऑप्शन। आप OH लेंगे, आप नुकसान में रहेंगे। तो इंसुलिन लेने का मतलब डेथ नहीं है, एंड ऑफ लाइफ नहीं है। इंसुलिन को जुडिशियसली यूज कीजिए एंड लिव अ हैप्पी एंड लॉन्गर लाइफ। थैंक यू सो मच सर। आज वाकई में बहुत सारे इंसाइट्स हम लोगों को मिल गए डायबिटीज़ को लेके। कई सारे मिथ्स जो लोगों के बीच होंगे वो भी आज क्लियर हो जाएंगे इस सेशन को देखने के बाद। और कई लोग जो कंसल्टेशन के लिए लाइनें लगाते रहते हैं इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए, उनको हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आज ये पूरी कंसल्टेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो थैंक यू सो मच सर अगेन। और डेफिनेटली कुछ ऐसा आगे चल के और भी कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं सामने तो हम दोबारा से एक सेशन ज़रूर करेंगे या कुछ ऐसा रहेगा जो लोगों के बीच जाना ज़रूरी होगा। तो फिर से मिलेंगे सर। धन्यवाद।